हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, भारत का भूगोल में चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं और उसको डिटेल से भी पढ़ रहे हैं। तो भारत का भूगोल में जो चैप्टर है वो मिट्टियों के प्रकार, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जा रही हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रकार काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी, जो दूसरा प्रकार है उसको पढ़ चुके हैं। ये तीसरा प्रकार है मिट्टी का, जिसे दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल हमारा नया है तो प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें फ्रेंड्स। और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोमट या जलोढ़ मिट्टी, इसके पॉइंट को पहले पढ़ते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जैसे ये क्या है, ऑलरेडी एक कहीं मिट्टी है, ये मिट्टी है, ठीक है, ये ज़मीन है, ऐसे मान लीजिए आप। ये ज़मीन एक तरह पर ऐसे है और नदी इधर से बहते हुए आ रही है। नदी इधर से बहते हुए आ रही तो अपने साथ कुछ ना कुछ नदी बहा कर ले आती है, बहा कर ले आती है और यहाँ से गुजरी नदी ऐसे। तो क्या करती है, जो अपने साथ लेकर बहा कर आ रही है मिट्टी यहीं पर छोड़ दी। कौन? मिट्टी को, जो भी अपने साथ नदी बहा कर लेकर आ रही है, छोड़ दी। तो जो पहले मिट्टी थी इसके ऊपर क्या है, ये बहाकर जो नदी लाई है उसके ऊपर चढ़ गई, उसके ऊपर क्या, उसको उड़ा दी ना, इसीलिए इसको जलोढ़ कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पहले से जो ज़मीन है उसके उस ज़मीन के ऊपर नदी द्वारा बहा कर ले आए गए मिट्टी को या कूड़ा कचरा को, जो भी है बहा कर ले आई है, उसके ऊपर छोड़ दी तो वो मिट्टी के ऊपर क्या हुआ, जैसे उड़ा दिया गया। इसीलिए इस मिट्टी का नाम पड़ गया जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी तो नदी द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी है उसको जलोढ़ कहेंगे। जो ऑलरेडी पहले से थी उसको नहीं, जो बहा कर लाई गई है उसको। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है, जलोढ़ मृदाएं देश में 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितना प्रतिशत? 33.5%। कितना लाख वर्ग किलोमीटर? 11। यह मिट्टी कहाँ कहाँ? पंजाब, असम के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ ये नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी घाटियों में भी फैली हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है तो नदी जहाँ पर है उसी के आसपास ही पाई जाएगी। तो सारी नदियों का नाम दे दिया। पंजाब में 5 नदियाँ हैं और असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी बहकर आती है, बहा कर लाती है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब क्या है, गंगा नदी भी आ जाएगा। इसी सभी घाटियों में ये जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनका निर्माण हिमालय से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, प्रायद्वीपीय भारत में भी क्या है, नदियाँ बहती हैं। इनके द्वारा जो अपसारी सागर है, इनके द्वारा छोड़े गए जो गाद है, इनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। जहाँ से नदियाँ बहती हैं, वहाँ जहाँ से नदियाँ बहना स्टार्ट की गई, जैसे हिमालय से नदियाँ निकली तो हिमालय से भी कई प्रकार की मिट्टियाँ या फिर कई सारे जो है अपने साथ चीज़ों को बहा कर ले आएगी। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट मिट्टी के बीच पाया जाता है। रेतीली भी होती हैं और गाढ़ी मिट्टी भी होती हैं। दोमट मिट्टी की बात करने लगा। दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है दोमट मिट्टी में? पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता दोमट मिट्टी में पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें कम होता है। फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। जो आप फलीदार कृषि करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव हो जाएगा। जो अभी कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें कम पाए जाते हैं। जब इस जमीन में आप फलदार कृषि करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण
संभव हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं। जिनकी मदद से इनमें क्या होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियाँ की खेती की जाती है। क्या होता है, ये मिट्टी सिंचाई के हेतु सर्वोपयुक्त है। सिंचाई करके आप इसमें खेती कर पाएंगे। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू होता है, 40% बालू के कण और 40% मृत्तिका के कण होते हैं, मिट्टी होती है, और 20% गाद, जिसे पांसु कण कहते हैं, ये पाए जाते हैं इसमें। बलुई दोमट मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होता है। जो बालू मिट्टी होती है, बलुई जिसमें बालू होता है, जिस मिट्टी में, वो जल धारण क्षमता कम होता है। जब उसमें बालू ही रहेगा, ज़्यादा मिट्टी कम रहेगा, तो जल को सोख कर ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा, उसमें जल जल्दी पूरे में फैल जाता है। बलुई मिट्टी में जल जल्दी फैल जाता है, लेकिन वो अपने अंदर धारण करके नहीं रख पाती, बह जाता है, इसलिए कि वो बालू क्या सूख नहीं पाता है पानी को, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में होते हैं एवं बड़े बड़े होते हैं, रवे पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है, इसको मैप से देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पंजाब शुरू हुआ, हरियाणा शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश शुरू हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग, और ऐसे चला गया कहाँ, असम और कुछ मेघालय का पोर्शन, और इधर पश्चिमी जो तट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये इसका पोर्शन, और इधर क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और इधर से कुछ पोर्शन महाराष्ट्र और गुजरात का। इधर क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर गेहूँ, गन्ना, धान, इन सब की खेती अधिक मात्रा में हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो जलोढ़ मिट्टी को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया, एक नवीन जलोढ़ या खादर, दूसरा प्राचीन जलोढ़ या बांगर। अब इसको समझते हैं। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने समझा, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। हर साल बाढ़ आएगी, हर साल नदी अपने साथ बहा कर ले आएगी, हर साल जमीन में छोड़कर चली जाएगी, तो वो हर साल क्या होगी, वो जमीन नई नई वो परत बनती चली जाएगी, इसलिए इसको नवीन परत कहा जाता है, इसलिए इसको जलोढ़ कहा जाता है। और ये बहुत उपजाऊ रहेगी, इसलिए इसको खादर कहा जा रहा है, इसलिए इसको खादर कहा जा रहा है। आप इसमें कृषि आसानी से कर पाएंगे। इस मिट्टी की जल धारणा क्षमता अधिक होती है, मिट्टी सदैव उर्वरक बनी रहती है, बहुत सारी चीज़ों को बहाकर नदी ले आती है, तो हमको अपने उस ज़मीन में ज़्यादा खाद पास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नदियाँ खुद ही लेकर बहा कर आती हैं, छोड़ कर चली जाती हैं, इसलिए मिट्टी वो उर्वरक हमेशा बनी रहती है। तो नवीन जलोढ़, खादर जलोढ़, ये तो आप समझ गए होंगे। अगला क्या है, प्राचीन जलोढ़ या बांगर, जहाँ पर नदी बहुत पहले बहा कर ले आई थी अपने साथ, वो वहाँ की ज़मीन जलोढ़ हो गई, लेकिन अब नहीं जा रहा है, बहुत दिन से नहीं गया है, तो वो ज़मीन क्या हो जाएगी, अनुर्वर हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। उसी को बांगर कहा जाता है कि यहाँ पर कोई खेती करना संभव नहीं है। देखो, बांगर मिट्टी की स्थिति पहाड़ की पहुँच से दूर कुछ ऊंचाई पर, वहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, कभी एक आध बार आया था। यहाँ मिट्टी का रंग गहरा पीला हो जाता है, तो जब पानी नहीं पाएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, पीला। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। रक्ताभ भूरा पाया जाता है, पीला या रक्ताभ भूरा पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होगा, चूनेदार कंकड़ मिलेंगे। बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है। रेह या कल्लर जिसको कहते हैं, वहाँ पर पानी नहीं जा रहा है, बांगर मिट्टी हो गई है, लवणीय क्षारीय हो गई, खट्टी लगेगी मिट्टी, उनको चखने पर उसी को रेह या गांव की भाषा में रेहू कहते हैं। बहुत पहले रेहू वाली मिट्टी से ही पहले लोग क्या करते थे, कपड़ा की धुलाई करते थे, वैसी मिट्टी हो जाएगी। यह मिट्टी कम उर्वरक होती है, इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अब भाबर क्या है, भाबर देख लेते हैं। शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं।
जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। शिवालिक का जो गिरिपदीय क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र जो शिवालिक का है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है। स्थूल मतलब क्या होता है, छोटा छोटा गुटों में, छोटे छोटे टुकड़े या गुटों में होती है। इसे भावर कहा जाता है, भावर कहा जाता है इस मिट्टी को। भावर के दक्षिण भाग में दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। जहाँ दलदली क्षेत्र रहेगा, गाढ़ी मिट्टी पाई जाएगी, चिपचिपी रहेगी, उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। और जहाँ मिट्टियाँ छोटे छोटे स्थूल या गुटकों में बटी होती हैं, उसको भावर कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की प्रचुरता और फास्फेट की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ क्या पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और फास्फेट की कमी होती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ राढ़ या रेह नाम से जाना जाता है। ऊंचाई भाग में क्या होता है, बाढ़ नहीं आ पाता है, ऊंचाई भाग में ही प्राचीन जलोढ़ पाया जाता है, उसी को प्राचीन जलोढ़ कहा जा रहा है। मतलब बहुत पहले यहाँ पर नदी बहकर आई थी, जलोढ़ हुआ था, मिट्टी को ढक लिया गया था, लेकिन बहुत पहले आई थी, बहुत पुराने समय में, तो इसलिए उसको प्राचीन जलोढ़ कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला है क्या है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से पर पाई जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लगभग 33% भाग पर पाई जाती है। कौन, जलोढ़ मिट्टी, तो इसमें लिखा है 14, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा क्या, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसको अभी अभी हम लोगों ने पढ़ कर आए, ये सही है, बी ऑप्शन सही है। अब सी क्या कह रहा है, यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नाम से जानी जाती है, नहीं, सिर्फ इसको रेह या कल्लर कहते हैं या जलोढ़ कहते हैं। तो यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, नहीं फ्रेंड्स, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी, तो ये डी वाला ऑप्शन तो बहुत गलत कह दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है, हर साल ये नवीन होती रहती है, हर साल ये नवीन होती रहती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है। कहाँ से बनी है, हिमालय के निक्षेपों से। अगला क्या है, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो जो कछारी मिट्टी है, ये सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जो जलोढ़ मृदा है, इसी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जो नदियों के किनारे का भाग होगा वहीं जलोढ़ मिट्टी होगी, और नदियों के किनारे भाग को कछार भी कहते हैं। तो इसी को कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बार बार नदी हर साल बहा कर ला रही तो नवी जलोढ़ मिट्टी, बहुत पहले की तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। तो ये फैक्ट आप समझ गए होंगे। यह मिट्टी देश के 33.5% भागों में पाया जाता है, 11 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। पंजाब, असम तथा विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में ये फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी क्या है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। जो पुरानी कछारी मिट्टी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसको बांगर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो जिस मिट्टी में बालू के कण ज़्यादा होंगे, बालू क्या करता है, अपने अंदर जल धारण नहीं कर, जल उसमें जल्दी समाहित होता है लेकिन उसको धारण करके रख नहीं पाता है, वो बह जाता है पानी। तो बलुई दोमट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोमट या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो दोमट मिट्टी में बालू का कण भी मिलता है, हम लोगों ने पढ़ा था, चिकना कण भी मिलता है, पांसु कण भी मिलता है। तो ये सभी प्रकार क्या होते हैं, दोमट मिट्टी में पाए जाते हैं।
दोमट मिट्टी में 40% बालू होता है, 40% मृतिका कण होता है, 20% क्या होता है, गाद के कण पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।